Hello students, welcome back. In this lecture we will discuss about Ohm's law. Ohm's law है सबसे पहले दिया किसने था? This law was given by the German physicist George Simon Ohm in the year 1827. आप लोगों को जो ये ईयर है ये याद रखना होगा. जैसे अब MCQs क्वेश्चन आते हैं तो ये ईयर पूछ सकते हैं आपसे साइंटिस्ट का नाम पूछ सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ें याद हों. According to this law, the current flowing through the conductor is proportional to the potential difference applied across its end, provided physical conditions remains constant, that is temperature. सपोज करते कोई भी कंडक्टर है R से रिप्रेजेंट किया, एक बैटरी लगी, स्विच, जब स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें से इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और करंट I फ्लो करता है. तो जो करंट है वो डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस पे. अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो करंट ज़्यादा होगा, अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू कम होगी. तो जब ये इनको स्टडी किया गया पूरे को तो यहाँ से पता चला V प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनल टू साइन हटा के हम लोग जब इक्वल टू लगाते हैं तो कॉन्स्टेंट आता है R. V इज इक्वल्स टू RI या फिर V इज इक्वल्स टू IR. यहाँ R क्या है? कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और उसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल. अब जो ये आप लोग देख रहे हो V प्रोपोर्शनल टू I, अगर हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, जैसे आप लोगों के पास एक बल्ब है और एक सेल लगाए हुए, आपने कंडक्टिंग वायर की हेल्प से बल्ब को सेल के साथ अटैच कर दिया, और जब सर्किट कंप्लीट होगा तो बल्ब ग्लो करता है, तो वो ग्लो करे, उसकी ब्राइटनेस है. जैसे अगर आप लोग एक सेल हटा के दो सेल लगा दो तो मतलब उसकी पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हो, तो बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी. वो क्यों बढ़ेगी? क्योंकि करंट की वैल्यू बढ़ रही है. तो इसको वेरीफाई करने के लिए एक एक्टिविटी है. एक्टिविटी में क्या है? कोई भी अननोन रजिस्टर आ रहा है, इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाया पैरेलल में और सीरीज में लगाया एमीटर. वोल्ट मीटर का काम होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करना, और एमीटर का काम क्या होगा? करंट को मेजर करना. जो आई होगा, जो करंट है, मेजर करना. तो इसके लिए हम लोगों ने ये स्पेस छोड़ दिया, ये स्विच लगा दिया. ओके, जब हम लोग यहाँ एक सेल लगाते हैं, सिंगल सेल लगाया और सर्किट कंप्लीट करते हैं, तो उस कंडीशन में करंट फ्लो करेगा. करंट फ्लो करेगा तो एमीटर और वोल्टमीटर अपनी अपनी रीडिंग शो करेंगे. तो वो हम लोगों ने यहाँ लिख ली. जैसे ये V1 और ये I1, ये वोल्टमीटर की रीडिंग है और ये एमीटर की रीडिंग है. फिर हम लोगों ने एक सेल और लगाया, तो जैसे ही सेल लगाया वोल्टमीटर और एमीटर दोनों की रीडिंग चेंज हुई, तो वो हम लोगों ने वो नोट की V2 I2. ऐसे करते रहे. जब हम लोग डिफरेंट सेल्स लगाते रहे तो हम लोगों को डिफरेंट वैल्यूज़ मिली, और जब इन वैल्यूज़ को लेकर हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया, VI ग्राफ, तो हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिली. और यहीं से हम लोगों को पता चला कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के. और अगर यहाँ से हम लोग इस ग्राफ की स्लोप निकालना चाहे तो स्लोप क्या हो जाएगी? R इज इक्वल्स टू V अपॉन I. तो VI ग्राफ की स्लोप क्या देती है? R. स्लोप होती क्या है? जो क्वांटिटी y एक्सिस पे है उसको अगर हम लोग x से डिवाइड कर दे तो हम लोगों को क्या मिलता है? तो V अपॉन I, तो वो क्या मिलेगा हम लोगों को? रेजिस्टेंस. नेक्स्ट बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल. रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट. जैसे हम लोग अगर मूव करते हैं, नॉर्मल अगर समझाने चाहें सिंपल में, तो जब हम लोग मूव करते हैं तो हमारे मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन. ऐसे क्या, जब वायर के अंदर से करंट फ्लो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, तो वायर उसके मोशन को अपोज करता है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस. तो यहाँ से R क्या हो जाएगा? V अपॉन I. रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम, और इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या हो जाएगी? 1 ओम. 1 ओम किसके इक्वल हो जाएगी? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. तो रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर एंड करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट. ठीक है, तो 1 ओम किसके इक्वल हो जाएगा? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो डिपेंड करती है मटेरियल टू मटेरियल. अगर मटेरियल हम लोगों ने गोल्ड लिया तो वो अपोज करेगा. उसके बाद अगर हम लोग कॉपर लें तो उसमें जो अपोज करने की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी. दूसरी बात करें, अगर हम लोग बात करें सिल्वर की, तो वहाँ वैल्यू कम होगी. तो ये क्या, मटेरियल टू मटेरियल डिफरेंट करेगा. नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड. तो फर्स्ट फैक्टर आता है लेंथ ऑफ कंडक्टर. तो यहाँ क्या है, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर है. जैसे अगर हम लोग कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाते जाएंगे तो अपोज ज़्यादा होता जाएगा. सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में. अगर हम लोग इसको डेली लाइफ में अगर हम लोग कंपेयर करना शुरू करें, तो जैसे अगर हम लोग मूव करते हैं तो मूव करेंगे, तो अगर कम डिस्टेंस मूव कर रहे हैं तो क्या है, फ्रिक्शन हम लोगों को कम लग रहा है. ज़्यादा करते चलेंगे तो अपोज क्या है, ज़्यादा होता चले. दूसरा, जैसे बॉल मूव कर रही है, अगर हम लोगों ने इसको फोर्स लगाया, अगर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है
तो वो क्या है, वो मूव करेगी, लेकिन जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी वो अपोज आएगी, रुक जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि फ्रिक्शन उसके मोशन को अपोज कर रहा है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे दो पाइप्स हैं, एक इस है और एक की है। अगर हम लोग कहा जाए आप लोगों से कि इन दोनों में से किस में से आप इजीली पास कर सकते हो, तो वो किस में होगी? इसमें, क्योंकि यहाँ एरिया ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस या जो अपोज होगा वो कम होगा। तो रेजिस्टेंस क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड फैक्टर आएगा टेम्परेचर, एंड फोर्थ नेचर ऑफ मटेरियल। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और नेचर पे करेगी। अगर दोनों फैक्टर्स कंबाइन करते हैं हम लोग तो वहाँ से क्या आएगा? आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको अगर हटाएंगे तो फिर कांस्टेंट आएगा, इक्वल टू आया, कांस्टेंट आया रो, एल बाई ए। तो रो क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी है क्या? इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम लोग यहाँ से देखा जाए, आर प्रोपोर्शनल टू रो एल बाय ए था, जहाँ से रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर ए अपॉन, ये इधर चला गया और ये एल डिवाइड में आ जाएगा। अगर ए और एल मतलब एरिया भी 1 यूनिट हो और लेंथ भी 1 यूनिट हो, तो यहाँ से जो रो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? आर के। रेजिस्टेंस की इज इक्वल टू द रेजिस्टिविटी। अब इसकी एस यूनिट क्या होगी? ओम मीटर। जो ये सिंबल है ये, इसको कभी भी आप लोग ये मत लिखना, क्योंकि ये मिली ओम को रिप्रेजेंट करेगा, मीटर ओम नहीं होगा। तो ओम मीटर के लिए हम लोग रिप्रेजेंटेशन ये करेंगे। रजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। रजिस्टिविटी की वैल्यू डिपेंड करती है सिर्फ नेचर और टेम्परेचर पे। इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।